कोरोना संक्रमण का हड्डियों पर असर। कोरोना से रिकवरी के बाद पेशेंट्स को बोन्स में पेन की शिकायतें। बॉडी के ज्यादा मूवमेंट न होने की वजह से भी हड्डियों में दर्द। ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी बीमारियों का खतरा। होम आइसोलेशन में नहीं मिल पाता है पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में हड्डियों की समस्या 4 गुना ज्यादा। थकान, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों के दर्द जैसे लक्षण कोविड-19 के बाद आम। लंबे समय तक स्टेरॉइड देने से मरीजों की हड्डियां हो रही हैं खोखली। कोरोना काल में कैसे रखें हड्डियों का ख्याल। कोरोना काल हड्डियों का रहे खास ख्याल। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान। कोरोना से रिकवरी के बाद पेशेंट्स को बोन्स में पेन की शिकायतें आम है। शायद बॉडी के ज्यादा मूवमेंट ना होने की वजह से भी हड्डियों में दर्द हो जाता है। इसके अलावा हड्डियों में कमजोरी की भी परेशानी आ रही है। आज हम चर्चा करेंगे कैसे कोरोना काल में हड्डियों का खास ख्याल रखा जाए। और इसी पर आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल एचओडी हैं, ऑर्थोपेडिक्स मेट्रो अस्पताल के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर विजय शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर विजय शर्मा के साथ। डॉक्टर विजय, आज का मुद्दा इतना आम है, जो पोस्ट कोविड के पेशेंट्स हैं उनको लगातार इस तरह की शिकायतें आम है कि जब वो रिकवर कर जाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पर उन्हें हड्डियों या मांसपेशियों, मसल्स पेन की समस्या आम होने लगी है। तो एक तो ये होता क्यों है डॉक्टर विजय शर्मा, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इसकी केयर कैसे की जाए, इसको पूरी तरीके से क्योर कैसे किया जा सकता है। कौन सी वो एक्सरसाइज है, कौन सी वो डाइट प्लान है जिसके जरिए इस पोस्ट कोविड के सिम्टम से मुक्ति पाई जा सकती है। डॉक्टर विजय शर्मा। नमस्कार। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये आज के संदर्भ में बहुत ही उचित प्रश्न है। और आज करीब करीब हर परिवार इस समस्या से जूझ रहा है। जैसा कि देखा है कि इस जो सेकेंड वेव जो हमारी आई थी ये कोविड-19 की, इसमें करीब करीब हर फैमिली के किसी न किसी सदस्य को इसने प्रभावित किया है। अब जो इस वेव का जो अक्यूट पार्ट था वो करीब करीब ओवर हो चुका है, लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो अभी इन पेशेंट में रिकवरी फेज में देखे जा रहे हैं। और उसमें ही इसी रिकवरी फेज की प्रॉब्लम्स में जो हमारी बोन और जॉइंट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी देखने में आ रही है, जिसमें जोड़ों में पेन होना, दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, बॉडी में पेन होना, इस जकड़न आना, इस तरह की समस्याएं बहुत कॉमन रूप से देखी जा रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, और ये वायरल इन्फेक्शन किसी भी, इस कोविड के अलावा जो दूसरे वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनकी रिकवरी फेज में भी इस तरह की बोन पेन, मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन बहुत कॉमन रूप से देखे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को ध्यान भी होगा और याद भी आएगा कि कुछ समय पहले चिकनगुनिया नाम की एक बीमारी आई थी, और उस चिकनगुनिया की वजह से बाद में पेशेंट्स के महीनों तक और कुछ को तो सालों तक जोड़ पेन की दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। हमारे आउटडोर में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आया करते थे जो जिनकी मुख्य रूप से वो अपनी हिस्ट्री में बताते थे कि साहब मुझे चिकनगुनिया हुआ था इतने साल पहले या इतने महीने पहले, और उसके बाद से मुझे जोड़ों में दर्द ये परसिस्टेंट रूप से आ गया, और वो बड़ा उनको परेशान की थी इस बीमारी ने। यही समस्या अब इसमें भी देखने को आ रही है कि ये जो रिकवरी फेज में जो पेशेंट हमारे आ रहे हैं, इनमें बड़ी समस्या बताते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में जकड़न होना, मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, इनको चलने में दिक्कत आ रही है, इनको अपनी पोस्चर चेंज करने में दिक्कत आ रही है, कईयों को तो करवट बदलने तक में दिक्कत आ रही है, इसमें जोड़ों में सूजन की दिक्कत भी चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वायरल जो इन्फेक्शन का एक कॉम्प्लिकेशन है, ये जॉइंट्स पेन, बोन पेन्स, मसल्स पेन, जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, साधारणतः सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। एक रिकवरी फेज के साथ साथ ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। 90% से ज्यादा केसेस में अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये बहुत सारे डॉक्टर विजय, आपने पॉजिटिव बात कही। मरीजों को बहुत ज्यादा सकारात्मक संदेश जाएगा, क्योंकि आमतौर पर इस समय पोस्ट कोविड के समय साइकोलॉजिकल समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है।
अगर इस तरीके से सकारात्मक नोट पे उन्हें ये बात समझाई जाए तो शायद मनोवैज्ञानिक तौर पर भी उन्हें हील करने में बहुत मदद मिलेगी। डॉक्टर विजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और ऐसा संदेश इस समय जाना बहुत जरूरी है समाज में, क्योंकि पेशेंट वैसे ही बेचारे इतने स्ट्रेस में रहते हैं और वो उनके साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस बहुत आ रहे हैं कि मुझे ये हुआ और अब मुझे ये हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, उनमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है। तो ये एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि 90% से ज्यादा लोगों में एक सेल्फ रिमिटिंग प्रॉब्लम है जो एक टाइम के साथ साथ अपने आप ही ठीक हो जाती है। आपको कुछ इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं होती है, थोड़ी सी आपको रिकवरी पीरियड में ध्यान रखना होता है। अब रही बात कारणों की, तो इसके जो कोई कारण होते हैं, मुख्य कारण होता है कि इस बीमारी की वजह से जो शरीर में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो केमिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जॉइंट की बनाने वाले स्ट्रक्चर में स्वेलिंग आना या इन्फ्लेमेशन आना हो जाता है, जिसको हम लोग रिएक्टिव साइनोवाइटिस या रिएक्टिव आर्थराइल्जिया या रिएक्टिव माइल्जिया इस तरह की चीज कहते हैं। और जनरली ये रिकवरिंग फेज में जब ये जो पुराने परिवर्तन हुए थे, फिजियोलॉजिकल परिवर्तन या केमिकल चेंजेस जो आए थे वो ठीक होते हैं, तो ये चीज अपने आप ठीक हो जाती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, थोड़े समय के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी या दर्द की गोलियां लेनी पड़ती है, या कभी कभी शॉर्ट पीरियड में आपको स्टेरॉइड की डोज लेनी पड़ती है, वो ठीक होने वाली चीज होती है। दूसरा, इस जो कोविड की वजह से जो पेशेंट एक स्ट्रेस के पीरियड से गुजरता है, आइसोलेशन में रहता है, अलग रहता है, बातचीत नहीं हो पाती, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजरता है। ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड बोन पेन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड जॉइंट पेन भी बहुत कॉमन है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप स्ट्रेस में ज्यादा रहेंगे तो इस तरह के जोड़ों में दर्द होना और मांसपेशियों में दर्द होना और बदन में दर्द होना बहुत कॉमन पाया जाता है। तो एक बात तो ये है कि अगर आपके इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, आप कोविड से रिकवर किया है आपने, और आपके इस रिकवरी पीरियड में जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, तो इस पर घबराने की जरूरत नहीं होती है। आपको सबसे पहले एक टाइम निकालना होता है रिकवरी का, जिसमें आपको रेस्ट चाहिए, आपको न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, आपको अच्छा भोजन, अच्छी नींद चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि ठीक होती है आपको जंप करके अपने वही हेक्टिक लाइफस्टाइल में जाना है, ऐसा नहीं करना है आपको। और एक्सरसाइज भी आपको जेंटल ही करनी है, बहुत ग्रेजुअल विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि आपको रिकवर करने के बाद में फौरन जंप नहीं करना है। और ये देखा ये जा रहा है कि जब व्यक्ति आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में 12 से 14 दिन निकालता है तो वो जो है वो सीधा उसको ये लगता है कि उसने काफी समय आराम का निकाल लिया है, वो नेगेटिव हो चुका है और अगले दिन से वो अपनी रूटीन लाइफ को फॉलो करना शुरू कर देता है। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये साइड इफेक्ट जो है वो लंबे समय तक रहता है। मैं डॉक्टर विजय आपके पास फिर से लौटूंगा। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए, एचओडी हैं आप ऑर्थोपेडिक्स मेट्रो हॉस्पिटल में। डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर विजय से लगातार चर्चा इस चीज को लेकर चल रही थी कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स में सबसे ज्यादा मरीजों की समस्याएं हड्डियों के जोड़ों से जुड़ी हुई आ रही है। मेरा सवाल डॉक्टर अनुराग आपसे ये है, डॉक्टर विजय ने भी बताया कि चिकनगुनिया के मरीजों में भी लंबे समय तक इस तरीके के सिम्टम देखेंगे जिनमें चिकनगुनिया की हिस्ट्री रही है, और कोरोना में भी वही सिम्टम देखे जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है डॉक्टर अनुराग, क्या कोरोना के जो कोविड पेशेंट्स हैं पोस्ट कोविड में ज्यादा स्टेरॉइड की वजह से ये समस्याएं सामने आ रही है, या फिर वो 14 दिन एक जगह बैठे रहते हैं उनकी वजह से ये समस्या आ रही है, और क्या एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग इस समस्या का समाधान है दवाइयों के अलावा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टेरॉइड की वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन स्टेरॉइड रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो अलग प्रॉब्लम्स हैं। जैसे स्टेरॉइड की वजह से जिसमें बहुत ज्यादा स्टेरॉइड स्टेरॉइड हर पेशेंट में नहीं दिया जाता है, माइल्ड पेशेंट्स में स्टेरॉइड का यूज नहीं होता है, जो मॉडरेट या सीवियर पेशेंट होते हैं उनके अंदर स्टेरॉइड का होता है। और स्टेरॉइड अगर काफी ज्यादा मात्रा में दिया जाता है तभी ऑस्टियोपोरोसिस करता है, और इतना शॉर्ट टर्म ऑस्टियोपोरोसिस नहीं करता है। सेकेंड थिंग, स्टेरॉइड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मैंने देखी हैं कि कभी कभी जो पेशेंट आईसीयू स्टेज जिनका हो जाता है उनको एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर होता है, हेड ऑफ फीमर का खून का दौरा रुक जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने ऐसे 2 पेशेंट ऑपरेट भी किए हैं, एक यंग लड़की करी है और एक मिडिल एजेड मैन किया है जिसका हमने रिप्लेसमेंट किया था। तो ये तो आपके स्टेरॉइड की वजह से है। बाकी एक जो होता है कि काफी पेशेंट जो आइसोलेशन में रहते हैं, 12 से 14 दिन आइसोलेशन में रहे, तो जैसा कि बताया डॉक्टर विजय ने कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट काफी ज्यादा आता है। 12 से 14 दिन में सबसे पहले वो घबराते रहते हैं कि हमें क्या होगा, बिल्कुल हमारा सबसे ज्यादा इंपैक्ट यही देखा जा रहा है। वो पूरे टाइम नेट पे सर्चिंग करते रहते हैं कि अब क्या होगा, इस चीज से क्या होगा, ये सिम्टम आ गया हमको। तो ये जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है कोरोना के अंदर। और
इस इम्पैक्ट से बाहर निकलना पेशेंट्स को बहुत जरूरी है। उनको मोटिवेट होना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये सबसे ज्यादा अनिवार्य है। और जो पेशेंट ड्यूरिंग अपना 12 से 14 डेज के अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको मसल प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, उनको बोनी प्रॉब्लम्स ज्यादा होने का चांस होता है। इसलिए ये एडवाइस है कि जो पेशेंट क्वारंटीन में हैं वो अपना डेली एक लाइट एक्सरसाइज रूटीन जरूर रखें। जैसे कि वो लोग योगा कर सकते हैं, घर के अंदर ही अपने कमरे में वॉक कर सकते हैं, जैसे 6 मिनट वॉक टेस्ट भी एडवाइस किया गया है सब पेशेंट्स को। और साथ में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और अपनी डाइट का ध्यान रखें। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में कैल्शियम थेरेपी का ध्यान रखें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, अपने मिल्क प्रोडक्ट्स लें, विटामिन डी थेरेपी लेते रहें, ओरल विटामिन डी लें। विटामिन डी से इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है और मसल पेन होने का चांसेस भी काफी रिड्यूस होते हैं। विटामिन डी के लिए अपना डाइटरी ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, सन एक्सपोजर ले सकते हैं, सैल्मन फिश ले सकते हैं। ये सारी चीजों का सेवन जरूर करें जिससे आपका विटामिन डी लेवल उचित मात्रा में रहे। अगर ये सारी चीजों का, और एक जिंक का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना टैबलेट जिंकोविट लेते रहें। ये सारे सप्लीमेंट्स का अगर ध्यान रखेंगे तो मसल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और अपनी एक्सरसाइज रूटीन जरूर मेंटेन करें। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको मसल प्रॉब्लम्स ज्यादा होनी है। बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर विजय जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत सकारात्मक एक बात कहने की भी डॉक्टर अनुराग ने कोशिश की है कि 12 से 14 दिन के अंदर लगातार, और ये देखा गया है जितने भी पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो ज्यादातर सब कुछ गूगल पे सर्च करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं कि उनको ये सिम्टम आ गए, और फिर अगर गलती से या कोइंसिडेंटली कोई सिम्टम्स उनकी बॉडी जो उनके साथ आया है वो नेट पर मिल जाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज्यादा हेक्टिक उनको होता है। डॉक्टर से भी वो ये कंसल्ट करते हैं। ये एक बड़ी वजह हर दूसरे मरीज के अंदर देखी जा रही है कि वो बहुत ज्यादा अपनी बीमारी के बारे में सर्च करता है, 15 दिन आइसोलेशन में गुजारता है। इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा उसको नजर आता है। हालांकि जब डायग्नोसिस किया जाता है तो उसके अंदर इस तरह की चीज मिलती नहीं है। डॉक्टर विजय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ऐसा हुआ है, और ऐसा करीब करीब हर पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि उसके साथ जब इस तरह की सफरिंग होती है तो वो जैसा कि डॉक्टर अनुराग ने बताया कि वो गूगल पे देखता है, अपने जो अपने सहयोगी हैं, अपने दोस्त हैं जो इस बीमारी से सफर कर चुके हैं उनसे संपर्क करता है, उनसे दवाइयां शेयर करता है, सब कुछ करता है। और कई दफा बिना मतलब के लिए ये पैनिक कंडीशन अपने चारों तरफ उसका आवरण ओढ़ लेता है वो। तो ऐसे स्थिति में ऐसे मरीजों के लिए एक संदेश तो स्पष्ट रूप से मैं देना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी इस समस्या से या इस बीमारी से आपका आमना सामना हो जाए तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। 90 से 95% केसेस अपने आप एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड रूप से निकल जाते हैं। आपको सिर्फ अपने फिजिशियन से संपर्क करना है और फिजिशियन के गाइडलाइन के हिसाब से आपको चलते रहना है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप निश्चिंत होकर बैठे रहें और आप जांच नहीं कराएं, आप मतलब आपको ओवर रिएक्टिव भी नहीं होना है और बिल्कुल नेग्लेक्ट भी नहीं करना है इसको। तो आप अपने फिजिशियन के पास जाके इसको स्टेप बाय स्टेप, आपके फिजिशियन के पास हर चीज का इलाज है, हर चीज जो इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं मेडिसिन के कि किस स्टेज पे हमको कौन सी मेडिसिन देनी है, किस स्टेज पे हमको क्या देना है, तो उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है हमको, और ये आप ठीक हो सकते हैं इसमें। जी डॉक्टर अनुराग, जैसा कि डाइट की भी बात चल रही है कि अगर बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, अगर वो इंटरनेट को डॉक्टर ना बनाए, अपने फिजिशियन की सलाह ले, तो नॉनवेज को इसमें बहुत अहमियत दी जा रही है। हालांकि माना जाता है कि रेड मीट के अंदर जो है वो इस बीमारी से लड़ने के लिए रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वाइट मीट को अगर आप सजेस्ट करें तो ऐसे जो लोग हैं जिनको पोस्ट कोविड में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, अपने फिजिशियन से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी डाइट में जो नॉनवेज है उसका अनुपात कितना हो, कौन सा नॉनवेज हो, और नॉनवेज जो लोग नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन खाते हैं, उनका डाइट प्लान क्या हो जो इससे जूझ रहे हैं पोस्ट कोविड में। डॉक्टर अनुराग देखिए, इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा नॉन वेज पे डिपेंड नहीं होना है। हमारे पास वेजिटेरियन डाइट्स काफी है। हमें मेन ध्यान रखना है अपना कैल्शियम इंटेक का ध्यान रखना है। उसके लिए हमको मिल्क लेना है, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं उसके लिए नियमित रूप से। सेकंड, हमको विटामिन डी पे ध्यान रखना है। विटामिन डी के लिए हम अपना सन एक्सपोजर कर सकते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। साथ में अगर किसी को नॉन वेज अगर लेते हैं
तो वो सैल्मन फिश जी। लें तो वो ज्यादा अच्छा है। और जो सैल्मन फिश नॉन वेज नहीं ले सकते हैं वो मशरूम्स ले सकते हैं। मशरूम्स के अंदर विटामिन D2 होता है जो लेटर ऑन विटामिन D3 में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ऐसा नॉन वेज के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। वेजिटेरियन डाइट इज सफिशिएंट। हम सारे वेजिटेरियन डाइट से अपना कैल्शियम और विटामिन D3 मेंटेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। डॉक्टर विजय जी, डॉक्टर विजय, हड्डियों में दर्द की शिकायतें आम हैं। इससे पहले भी आम तौर पर जब कोविड नहीं था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वो मरीज जो पहले भी बिफोर कोविड अपने कमर की जो हड्डी है उसमें आमतौर पर कमर की हड्डी या कमर के दर्द को लेकर आम मरीज जो है वो परेशान रहता था, जिनको जो है वो सर्वाइकल का पेन रहता था गले में या फिर जो है वो दोनों हाथों की तरफ में, स्पॉन्डिलाइटिस जिनको कहा जा सकता है, इस तरीके का पेन उनको आम जिंदगी में अक्सर रहता था, चाहे वो ऑफिस में सिटिंग की वजह से हो या उनकी लाइफस्टाइल की वजह से। ये अलग बात है कि उन दिनों के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर गौर नहीं किया, लेकिन वही लोग जब कोविड से गुजर गए या पॉजिटिव हो गए उसके बाद में वही बीमारी को वो अब बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड में ये बीमारी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गई है, लेकिन पहले भी उन्हें ये बीमारी थी। ऐसे मरीजों को आप क्या सलाह देंगे डॉक्टर विजय? जी, ये जो आपने बीमारियां बताई हैं यूजुअली ये मैकेनिकल पेन्स होते हैं या फिर डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती है। एज के साथ साथ जो अपने शरीर में परिवर्तन आते हैं वो जो हड्डियों में चेंजेस आते हैं और हड्डियों में जो डिजेनरेटिव चेंजेस करते हैं उससे स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, बैक पेन, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और जो पोस्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो गलत पोजीशन में काम करने से, गलत पोजीशन में बैठने से, इसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम है। अभी पहले तक ऐसा हो रहा था कि आदमी भाग दौड़ की जिंदगी में इतना व्यस्त था कि उसको अपने शरीर के लिए टाइम नहीं मिलता था। एक आदमी 2-2, 3-3 शिफ्टों में काम करके अपने परिवार को किसी भी तरह से चला रहा है, वो अपने शरीर को उसने नेग्लेक्ट ही किया होता है अभी तक। लेकिन अब ये कोविड के आने के बाद ये समस्याएं कुछ ज्यादा बढ़ गई है। एक तो आदमी थोड़ा सा इनको उससे रिलेट भी करने लग गया। अगर मुझे कोविड हुआ और कोविड के बाद मुझे बदन में दर्द या जोड़ों में दर्द हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोविड का साइड इफेक्ट तो नहीं है। और ये ऐसा हो सकता है कि अगर आपके कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जॉइंट पेन की, मसल पेन की, या तो वो इस कोविड के बाद से बढ़ जाए, फ्लेयर अप हो जाए। ये कॉमन है। अगर आपको गठिया की बीमारी है तो गठिया की बीमारी अक्यूट इसलिए बढ़ सकती है, आपके सिम्टम बढ़ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उसमें अगर ऐसा है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गठिया की बीमारी है तो आप गठिया की बीमारी के लिए आप अपने दवाइयों को कंटिन्यूअसली लेते रहें, उन्हें छोड़े नहीं। और अगर इसमें सिम्टम्स में बढ़ोतरी हुई है तो आप अपने जो कंसल्टिंग रूमेटोलॉजिस्ट है या ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनसे मिलके उस दवाई की डोज को थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। डोज ऊपर नीचे करके इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। दूसरा, अगर आपकी इस तरह की प्रॉब्लम है जो पहले से, जैसे मैंने कहा कि मैकेनिकल या डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम है, जिनको हम स्पॉन्डिलाइटिस या आर्थराइटिस इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं, तो उसमें कोविड के बाद से सिम्टम बढ़ सकते हैं, दर्द बढ़ सकता है, जकड़न बढ़ सकती है। उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी फिजियोथेरेपी, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, थोड़ी सी पोस्चरल केयर और थोड़ी सी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एंटी आर्थराइटिक ड्रग्स लेके आप इनको कंट्रोल में कर सकते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर डॉक्टर विजय आपने एक्सरसाइज की बताई। डॉक्टर अनुराग, एक्सरसाइज की बात चल रही है क्योंकि डाइट पर आपने बहुत सारी चीजें साफ कर दी कि इस डाइट प्लान के अंदर पूरी तरीके से वेज से जो है वो डाइट ली जा सकती है और उससे जो है विटामिन डी आसानी से जितनी जरूरत है बॉडी को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कौन सी ऐसे पेशेंट्स को जो पोस्ट कोविड में इस तरह के सिम्टम से गुजर रहे हैं, डॉक्टर अनुराग, उनको किस तरह की एक्सरसाइज आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त जो है वो लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी जानना और समझना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें कि ताकि उन्हें इस तरह के पेन से जो है वो मुक्ति मिल सके। डॉक्टर अनुराग, देखिए, इसके अंदर आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहला आप एक वॉकिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी स्मॉल जॉगिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अंदर योगा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। योगा के अंदर सारी मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो जाती है। प्लस इसके अंदर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपको एक तो दिमाग में आपके थोड़ा सा स्थिरता आएगी, जिससे कि आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है आपको डिजीज का, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर खत्म होगा। प्लस आप इसके अंदर अपनी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूर करें।
एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग, पेट की एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे जो सेडेंटरी लाइफ का हमारे पर इफेक्ट आता है वो हमारी बैक पर आता है और एक नेक पर आता है। तो अगर आप बैक की एक्सरसाइज करते हैं, आप अगर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका जो बैक पेन है वो आपका कंट्रोल रहेगा। बिल्कुल। और अगर स्पोर्ट्स में बात की जाए डॉक्टर विजय, अगर किसी तरीके का स्पोर्ट्स में जो लोग पहले से कोविड की वजह से जिनका स्पोर्ट्स छूट गया हो, जैसे स्पोर्ट्स में वो जैसे कि जिम जाना हो, साइकिलिंग करना हो, टेबल टेनिस खेलना हो, बैडमिंटन खेलना हो, इस तरह की जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज है ये जिनसे स्वेट बॉडी को स्वेट होता है, उससे भी उनको फायदा पहुंचेगा डॉक्टर विजय? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये विगस जो एक्टिविटीज हैं, जो एथलेटिक एक्टिविटी या स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी, डॉक्टर विजय डॉक्टर विजय मैं माफी चाहूंगा आपसे, चूंकि समय की कमी है। आप दोनों मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस